किस्से गलियारों के पेश करते हैं द्रोणवीर कोहली की लिखी कहानी बेजवान। लाला मूसा जंक्शन पर वैसा ही गदर मच गया जैसा वहां कैंप से गाड़ियों के चलने पर मचा था। लोग इस गाड़ी से सामान उतारते हुए साथ वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी खाली गाड़ी की तरफ भागे जा रहे थे। मेरी बर्तनों की बोरी ट्रंकों और पेटियों के अंबार के ऊपर रखी थी। नीचे का सारा सामान उसी दंपति का था जिसने 1.5 रोटी देकर मुझे भूखे मरने से बचाया था। आज भी वो मेरी मदद को आए। तत्काल उन्होंने बोरी उतारकर नीचे खिड़की में रखी। मैं छलांग लगाकर गाड़ी से उतरा और बोरी सिर पर रखवाकर नई गाड़ी की तरफ भागा और जो भी डिब्बा सामने पड़ा उसमें सवार हो गया। डिब्बा क्या था, कूड़ा दान था। फर्श पर और सीटों पर ढेर विष्ठा कै खाई अधखाई रोटियां, मीट से निकली हड्डियां, छिलके वगैरह पड़े थे और भयंकर दुर्गंध थी। जरूर ही किन्हीं रिफ्यूजियों को लेकर ये गाड़ी आई होगी, तभी इसमें इतनी गंदगी भरी है। मगर इस डर से कि कहीं जगह ना मिले, मैंने उसी डिब्बे में ऊपर बोरी जमाई और सीट को बुहार कर बैठ गया। बैठते ही मैंने देखा सामने वाली खिड़की के साथ वो संभ्रांत महिला बैठी थी जो वो कैंप में अपने पामेरेनियन छबरे के साथ टहलने निकला करती थी। मुझे बड़ा अचरज हुआ ये देखकर कि महिला पालथी मारे बैठी थी और एक एक बरस के 2 बालक उसकी एक एक छाती पी रहे थे। साथ ही उसकी आयासी लगने वाली एक लड़की खड़ी थी और छबरा सीट के नीचे मुंह मार रहा था। हो न हो इसके जुड़वा बच्चे हैं, मैं बैठा बैठा सोच रहा था। बिल्कुल एक जैसी शक्ल सूरत है। एकाएक मुझे उस दंपति का एक ख्याल आया जिन्होंने मुझे पहले रोटी दी थी, फिर मेरी बर्तनों की बोरी मेरे सिर पर रखवाई थी। मैं उचक उचक कर देख रहा था कि कहीं दिखाई पड़ जाएं, मगर इस अफरा तफरी में माँ बेटे को नहीं संभाल रही थी। बैठे बैठे मेरा मन कचोट रहा था कि मैं इतना अकृतज्ञ और स्वार्थी हूं कि अपनी बोरी उठाकर भाग आया और उनकी जरा भी मदद नहीं की। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में। एक स्त्री पुरुष को गाड़ी में चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। स्त्री की गोद में 7-8 मास की लड़की थी। पुरुष ने 4-5 बरस के बच्चे का हाथ थाम रखा था। मैंने उन्हें सामान चढ़ाने में मदद की तो आदमी ने ऊपर बैठते हुए कृतज्ञता प्रकट की। शुक्रिया बेटे। लगता था स्त्री की गोद में बालिका अस्वस्थ थी और बेहोश सी लेटी थी। पिस्ता, सामने बैठी संभ्रांत महिला ने एकाएक अपने पामेरियन को डांटा जो गंदगी में मुंह मार रहा था। बिहेव योरसेल्फ। पामेरियन एकदम सहम गया और जो मुंह में था वहीं फेंककर सीट के नीचे दुबक गया। मैरी, इसे बिस्किट दे, नहीं तो गंदगी चाटता रहेगा। और मैरी नामक आया टोकरी में से बिस्किट निकालकर पिस्ता नामक पार्मेनियन को खिलाने लगी। गाड़ी बदलने का बड़ा लाभ हुआ। वहां कैंप से चलने वाली गाड़ी में हम गोदाम में बोरों की तरह ठुसे थे। ये गाड़ी खाली खाली लगती थी क्योंकि आधे रिफ्यूजी कटकर जाने वाली गाड़ी से निकल चुके थे। अभी हमारा डिब्बा 1/4 भी नहीं भरा था। जगह इतनी खाली थी कि चाहें तो लेट कर जाएं। इक्का दुक्की रिफ्यूजी थोड़े बहुत सामान के साथ आता और खाली जगह देखकर बैठ जाता या गंदगी देखकर लौट जाता। तभी उस दंपति का 5-1 बरस का बालक माँ की ठुड्डी पकड़ते हुए रोनी सूरत बनाकर बोला, गाड़ी कब चलेगी, हम दिल्ली कब जाएंगे। बस बेटे, चलने वाली है, पिता ने उसे दिलासा दिया। कहते हैं कहीं से रिफ्यूजियों का एक काफिला आ रहा है, उन्हें भी लेकर जाएगी। ये बात कहते कहते एकाएक उसका ध्यान बालिका की तरफ गया। उसके गाल को छूकर पत्नी से व्याकुल स्वर में कहा, बुखार उतर ही नहीं रहा, क्या करें। पापा, गाड़ी कब चलेगी, बालक रिरियाते हुए पूछ रहा था। आदमी थोड़ी तुर्श आवाज में बोला, कहा ना थोड़ी देर में चलेगी, देख रो नहीं, दीदी को बुखार है।
माँ ने बालक को अपने साथ सटाकर चुप कराने की चेष्टा की। अरे, रोएगा तो हमला करने वाले सुन लेंगे, चुप करके सो जा। बालक इतना डरा कि माँ के साथ चिपक कर चुपचाप रियाता रहा। जिस गाड़ी को हम छोड़ आए थे वो एकदम खाली हो गई थी और इंजन उसे खींचकर ले जा रहा था। तभी वो कुत्ता, जिसका नाम पिस्ता था, खा पीकर सीट के नीचे कूदा और गाड़ी में चलते चलते हमारी सीट के निकट आया और टांग उठाकर उसने नीचे रखे ट्रंक पर दो कतरे पेशाब के गिराए। हट! देखते ही ट्रंक के मालिक ने, जिसका नाम रोशन था, पैर पटक कर उसे भगाया। पिस्ता दौड़कर अपनी मालकिन की सीट के नीचे दुबक गया। ये क्या बदतमीजी है? रोशन ने भड़क कर संभ्रांत महिला से कहा, तेरा कुत्ता मेरे ट्रंक पर पेशाब कर गया है। भैया, जानवर है। ये बात उस संभ्रांत महिला के मुख से निकलने की देर थी कि रोशन भड़का, जानवर है तो इसे बांध कर रख, किसी का सामान तो खराब न करे। वो जैसे क्षमा मांगती हुई बोली, आदमी को तो समझाया जा सकता है, कुत्ते को क्या समझ है। इस बात पर रोशन बिगड़ गया। अभी तो इसे कह रही थी बिहेव योरसेल्फ और अब कहती है जानवर है। उनका ये वार्तालाप सुन मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कोई और वक्त होता तो शायद लोग ताना मारते, मेम साहब का कुत्ता है, अंग्रेजी समझता है, हिंदी हिंदुस्तानी नहीं जानता। पिस्ता सीट के नीचे दुबक कर बैठ गया और निरीह आंखों से देख रहा था, जैसे लज्जित हो कि उसने कारण उसकी मालकिन को इस आदमी के आगे शर्मसार होना पड़ रहा है। रोशन बोलता तो वो उसकी तरफ देखने लगता, उसकी मालकिन बोलती तो सीट के नीचे से ऊपर देखने का जतन करता, जहां से वो दिखाई नहीं पड़ती थी। मैं सोच रहा था कि अगर जानवर को समझ होती कि उसकी कारस्तानी से ये कलह हुआ तो अवश्य ही वो माफी मांग लेता। रोशन बैठा बैठा भुनभुना रहा था। उसकी पत्नी उसे समझाने की चेष्टा कर रही थी, अब बात खत्म भी करो, घर जाकर धो लेंगे। कमाल करती हो, रोशन ने पत्नी को डांट दिया। तिरछी निगाहों से संभ्रांत महिला की तरफ देखते हुए बोला, कुत्ते ने बक्से पर पेशाब कर दिया और इस औरत को इतनी तमीज नहीं कि कम से कम सॉरी ही बोल दे। संभ्रांत महिला ने एकाएक चौंक कर देखा। इस सारे झगड़े टंटे के बीच रोशन का बेटा, जिसका नाम भद्दी या मदन था, पिस्ता को स्नेहिल दृष्टि से देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि उसके पास भी ऐसा कुत्ता क्यों नहीं है। भाई साहब, कोई बोल उठा, मिट्टी डालो सारी बात पर, वक्त देखो। नहीं जी, रोशन को यह स्वीकार नहीं था। इस औरत ने वहां कैंप में रहने वालों का जीना हराम कर रखा था, वहां भी कुत्ते को बांध कर नहीं रखती थी, हर किसी के बर्तन में मुंह मारता फिरता था। बस! संभ्रांत महिला इस तरह बोली जैसे उसका धीरज जवाब दे रहा था। नाउ शट अप! तब से मैं बर्दाश्त की जा रही हूं और ये शख्स है कि जबान चलाए जा रहा है, कुत्ता है, जानवर है, आदमी तो नहीं कि। महिला इस आक्रोश से बोली कि उसका एक बच्चा जाग गया और रोने लगा। वो रोया तो दूसरा भी रोने लगा। एक को मैरी ने उठाया, दूसरे को स्वयं गोद में लेते हुए उसने अपना वाक्य पूरा किया। आदमी तो नहीं कि आदमी हो तो समझाया जाए, कुत्ते को कौन समझाए? समझते हो मैं अकेली हूं, इसलिए जो मुंह में आता है बकते जा रहे हो, जानते नहीं मैं कौन हूं। रोशन कुछ बोले कि विपरीत दिशा से एक गाड़ी के आने की धड़धड़ाहट सुनाई दी। इंजन सीटी देते हुए तूफान की तरह जा रहा था और जब हमारे डिब्बे की बगल से होकर निकला तो सचमुच कलेजा ही दहल गया। बीमार बच्ची इतनी डरी कि पहले तो आंखें फाड़े देखती रही, बौराई सी, फिर एकदम गला फाड़कर रो पड़ी। गाड़ी धीमी पड़ती जा रही थी और खुली खिड़कियों में से हमने देखा कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेकर आने वाली रिफ्यूजियों की गाड़ी थी। ये लोग भी वैसे ही ठुसे ठुसे बैठे थे जैसे कि वहाँ कैंप से चलने वाली गाड़ियों में हम लोग बैठे थे। फिर एक अद्भुत बात ये देखी कि इस गाड़ी की छत पर लोग गठरियों की तरह बैठे थे। गाड़ी में ब्रेक लग रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी लोहे की चीज को सान पर चढ़ाया जा रहा था। गाड़ी रुकने की देर की थी कि दोनों गाड़ियों के बीच लोहे के जंगले के साथ मिलिट्री वाले गश्त लगाने लगे।
खिड़कियों में बैठे लोगों की आकृतियों पर जैसे विवशता और उदासीनता की मोटी परत चढ़ी थी। वे हमें देख रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे। दोनों की स्थिति भिन्न नहीं थी। रोशन ने अपना झगड़ा टंटा भूल खिड़की में से सिर निकालकर उस गाड़ी के मुसाफिरों को संबोधित किया। कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? खिड़की में बैठा खिचड़ी दाढ़ी वाला विषण्ण दृष्टि से देख रहा था, जैसे बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। भाई साहब, रोशन ने अपना प्रश्न दोहराया, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? वो मरी मरी आवाज में बोला, जिला अंबाला। अच्छा, जैसे आगे बात बढ़ाने के लिए रोशन गुनगुना रहा हो। किस गांव से? अब के उसने जरा गला साफ करते हुए कहा, सठोरा। अच्छा। रोशन जैसे उस उत्तर को आत्मसात करते हुए अगला प्रश्न पूछने की तैयारी कर रहा था, जा कहाँ रहे हैं? वो आदमी और उसके इर्द गिर्द बैठे लोग बगलें झांकने लगे। फिर जैसे अनिच्छा से क्लांत स्वर में बोला, खुदा जाने। अचानक छत पर बैठे किसी आदमी ने ऊंची आवाज में पूछा, बादशाहो, तुस्सी कितने चले? हमने झांक कर देखा, छत पर बैठा एक नौजवान खीसें निपोड़ते हुए नीचे देख रहा था। उसके उच्चारण से स्पष्ट था कि हमें गुदगुदाने के लिए ही उसने पंजाबी बोली थी। रोशन खिल गया था। खिलंदड़े स्वर में उसने भी जवाब दिया, हम तो भाई हिंदुस्तान जा रहे हैं। मंजिले मकसूद क्या है? रोशन का चेहरा एकदम उतर गया। वो पत्नी का मुंह देख रहा था। तशरीफ कहाँ से ला रहे हैं? रोशन को लाजवाब और उदास देखकर उसने पूछा। रोशन ने फीकी आवाज में जवाब दिया, बन्नू कोहाट से। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी की ब्रेकें ढीली पड़ी। इंजन ने शीतकार किया और गाड़ी सड़कने लगी। खुदा हाफिज। रोशन ने हाथ हिलाया, जिसमें कोई उत्साह नहीं था। खिड़कियों में बैठे लोग, जिनके चेहरों पर अचिंत्य उदासी थी, बिटर बिटर देख रहे थे। फिर जैसे एक साथ कईयों के मुख से निकला, खुदा हाफिज। गाड़ी निकलती जा रही थी। वे हमें देखते जा रहे थे, हम उन्हें देखते जा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी के निकलकर जाने की देर थी कि रोशन का बेटा बोल उठा, हमारी गाड़ी कब चलेगी? वो बैठा बैठा उकता गया था और अंगड़ा ले रहा था। बताया ना, थोड़ी देर में चलेगी। अब चुपचाप बैठ जा, देख दीदी सो रही हैं। बालक बैठा बैठा झंझलाता रहा। सबको घबराहट इस बात की थी कि अगर गाड़ी काफिला आने की राह देख रही है, तब तो पता नहीं कब चलेगी, मालूम नहीं काफिला कब आएगा। लेकिन मुझे घबराहट इस बात की थी कि मैं अकेला पड़ गया था। पिताजी और बाकी लोग कटकर जाने वाली आधी गाड़ी से जा चुके थे। मेरा क्या होगा? मेरी गिरह में तो ठेला तक न था। फिर पिताजी और बाकी लोग पता नहीं किधर निकल गए होंगे। अब कहाँ ढूंढूंगा उन्हें? वे कहाँ खोजेंगे मुझे? कहीं नल दिखाई पड़े तो पानी ले आओ, रोशन की पत्नी कह रही थी। कई दूसरे लोग भी बोल उठे, हाँ, कहीं पानी हो तो कम से कम होंठ तो तर कर लें। रोशन ने सिर खिड़की से निकालकर नीचे गश्त करते फौजी से पूछा, भाई साहब, कहीं पानी का नलका वलका है? फौजी ने ठिठक कर देखा और जवाब दिया, है तो सही, लेकिन प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर है, वहां हम लोग नहीं जा सकते। फिर इंजन की तरफ देखकर बोला, गार्ड हरी झंडी दिखा रहा है। मैंने क्या कहा था? एकाएक भीतर से कोई बोल उठा, ये गाड़ी हिंदुस्तान से आने वाली गाड़ी की राह देख रही थी, देखा, उसके जाते ही चल पड़ी। संभ्रांत महिला बच्चों को सुलाकर अब बैठी कोई पत्रिका बाँच रही थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि ये कैसी रिफ्यूजी है। वहाँ कैंप में थी तो हर रोज़ सुबह शाम कैनवस के जूते पहनकर कुत्ता घुमाने निकलती थी। फिर अकेली लगती है, मात्र आया साथ है। वो वहाँ कैंप में भी शायद अकेली रहती थी और इस विकट स्थिति में भी अकेली यात्रा कर रही है। लेकिन है कौन? इसके आचार व्यवहार से तो नहीं लगता कि किसी मुसीबत से निकल कर आई है।
जैसी मुसीबत हम झेल कर निकले हैं, करीने से सिले इसके वस्त्रों से तो यही आभास होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जो किसी दूसरे शहर में बड़ा अफसर या व्यापारी है, और ये स्त्री किसी दूसरे शहर में रहती है और जैसा कि साधारण वक्तों में होता है, पति से मिलने जा रही है। सामान भी इसके पास नाम मात्र को है। टोकरी में बच्चों के लिए दूध के डिब्बे और थर्मस हैं। फिर कुत्ता भी साथ है। मैं दुविधा में एकटक उसकी तरफ देख रहा था। खिड़कियां खुली थीं और ट्रेन भागी जा रही थी। लाला मूसा से निकलते ही गाड़ी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि लगता था कि अब हिंदुस्तान जाकर ही रुकेगी। रास्ते में देखते देखते ओझल होते रेलवे स्टेशन एकदम उजाड़ और सुनसान लगते थे। किसी किसी पर कोई उबा हुआ स्टेशन मास्टर झंडियां हाथ में पकड़े दिखाई पड़ता, या फिर फौज के सिपाही, या इक्का दुक्का खलासी। गुजरात आया, वजीराबाद आया, फिर गुजरावाला गुजरा, फिर कामोकी आया, फिर कालाशाह काकू, फिर शाहदरा निकला, और फिर बाढ़ के मटमैले पानी से उफनती रावी भी आ गई। ट्रेन रावी के पुल पर चढ़ी तो अनायास ही मुझे उस अनाम, अज्ञात, अदृष्ट कन्या का स्मरण हो आया जिसने गोलरा शरीफ में झेलम नदी देखने और उसमें पैसे डालने की अभिलाषा व्यक्त की थी। पता नहीं अब वो किस डिब्बे में बैठी होगी। सो रही होगी तो दरियाए झेलम की तरह रावी के दर्शनों से भी वंचित रह जाएगी। जाग रही होगी तो अवश्य ही रावी में पैसे फेंक रही होगी। पैसे फेंक कर पता नहीं क्या मन्नत मांगी होगी उसने। धड़ धड़ा धड़ धड़, धड़ धड़ा धड़ धड़, भारी गर्डरों से निकले ट्रेन के पहिए गड़गड़ाहट पैदा कर रहे थे, जिसमें पानी के तेज बहाव का शोर बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता था। हो ना हो उस लड़की ने दरिया में पैसे फेंक कर ये मन्नत मांगी होगी कि हम सब सकुशल हिंदुस्तान पहुंच जाएं। या हो सकता है अपनी माँ के कहने पर यह मन्नत मांगी होगी कि उसे कोई अच्छा सा वर मिले या घर में सुघड़ मामी आए। खिड़कियां बंद कर लो भाइयों, रोशनलाल कह रहा था। अब लाहौर दूर नहीं है। अरे, ये तो वही लाहौर आ रहा है जिसकी गलियों में रहने वाली एक कौम ने दूसरी कौम को प्यासा मार डालने के लिए पानी की लाइनें काट डाली थी। वही लाहौर आ रहा है जिसकी पुरानी तंग गलियों में फंसे लक्षाधिक लोगों को चारों तरफ से घेर कर उनके घरों, मकानों, दुकानों के भीतर जलाया गया था। वही लाहौर आ रहा है जिसमें शाह आलमी दरवाज़ा है, जिसके निकट थू थू जलते गुरुद्वारों में स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों की चीखों को डुबोने के लिए खुशी के सादियाने बजाए गए थे। वही लाहौर आ रहा है जिसके रेलवे स्टेशन पर 8 बोगियों में भरी लाशों को अमृतसर भेजा गया था और एक डिब्बे के पीछे ये लिख दिया गया था कि ये हमारी तरफ से नेहरू पटेल को आज़ादी का तोहफा है। ये सब करने वाले कौन थे? कम से कम वे लोग तो नहीं थे जो लाला मूसा जंक्शन पहुंची रेलगाड़ी के भीतर ठुसे ठुसे या छत पर गठरियों की तरह उदास उदास बैठे थे। आखिर वे कौन लोग थे जिन्हें न खुदा का डर था न आदमी का? वही लाहौर आ रहा है जिसके बारे में मोहनदास करमचंद गांधी ने सलाह दी थी कि अगर ये शहर मरता है तो इसके साथ तुम लोग भी मर जाओ, लेकिन अपने बाप दादा की जमीन छोड़कर मत जाओ। हाँ, वही लाहौर आ रहा है जिसे देखने की तमन्ना हर पंजाबी नौजवान दिल में बसाए आहें भरता है और कभी भूलता नहीं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, वही लाहौर आ रहा है जिसकी गलियों, सड़कों पर टहलने की मेरी तमन्ना तमन्ना ही रह गई थी। भैया की बारात के साथ अवश्य आया था, लेकिन एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में सवार होकर ननकाना साहब रवाना हो गए थे और जब लौटे थे तो दूसरी गाड़ी पकड़कर सीधे रावलपिंडी चले गए थे और लाहौर देखने की हसरत दिल में ही रह गई थी। हाँ, आज मैं तीसरी बार उसी लाहौर के निकट पहुंच रहा हूं जिसे देखने की आकांक्षा की जगह अब दिल में आतंक भरता जा रहा है। जलवे वालों का लाहौर आज जल्लादों का शहर बन गया है। गाड़ी धीरे धीरे आकर एकदम सुनसान जगह पर खड़ी हो गई थी। सब डरे डरे दुब के बैठे थे। शायद कोई खिड़की उठाकर झांकने की तैयारी कर रहा था कि किसी ने फटकारा, ओए
सबको मरवाओगे क्या? बेचारा हतप्रभ सा देखता रह गया था। रोशन ने उसे समझाते हुए कहा था, भैया बाहर कोई बंदरिया का तमाशा तो नहीं हो रहा, क्यों खोल रहे हो? वो मुंह लटकाए लज्जित स्वर में बोला, प्यास लगी थी, बहते नल की आवाज सुनी तो। गाड़ी यहां से सही सलामत निकल गई तो हिंदुस्तान जाकर जितना चाहो पानी पी लेना। तुम ही प्यासे नहीं हो, सभी प्यासे हैं। बाहर कोई ऐलान सा सुनाई पड़ रहा था। खामोश, किसी ने कहा। सुनो बाहर क्या कह रहे हैं। हमने धड़कते दिलों से सुना, खिड़की दरवाजा कोई ना खोले, गाड़ी चलने वाली है, खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद कर लो। किसी ने कहा, गाड़ी रोकी ही क्यों इन्होंने, सीधी निकाल कर ले जाते, जब पता है यहां खतरा है फिर रोकी क्यों? उसकी इस बात पर उसका पड़ोसी हंस रहा था। लाला जी, गाड़ी रेल की पटरी पर चलती है, जहाज तो है नहीं, उड़कर निकल जाए। फिर आश्वासन सा देते हुए कहा, अब हिंदुस्तान दूर नहीं, यहाँ से मुश्किल से 41 मील का फासला है। अभी चले तो घंटे 1.5 घंटे में बॉर्डर पार कर जाएंगे। कुत्ते वाली महिला इस सारे परिवेश में जैसे उदासीन होकर अपनी पत्रिका में तल्लीन थी। उसके दोनों बच्चे माँ का दूध पीने से तृप्त होकर किलक रहे थे। एक बालक को माँ ने अपनी गोद में बिठा रखा था, दूसरे को मैरी ने उठा रखा था। बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ झपटकर हाथापाई सी करते हुए हंसने किलकने लगते थे। इन्हें इस तरह हंसते खेलते देख कर आसपास बैठे लोग प्रसन्न हो रहे थे। रोशन का बेटा मद्दी, जो अभी तक घुग्गू सा बना बैठा था, बालकों की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखे जा रहा था। इस आनंद के क्षणों में व्याघात पड़ा रोशन की पत्नी ने अचानक घबराकर बोलने से, जरा बच्ची को तो देखो। वो कभी बालिका के पेट को, कभी माथे को, कभी गालों को छूकर विकल हो रही थी। तू तो खामखा रोला मचाए रखती है, रोशन ने पत्नी को बुरी तरह डांटते हुए कहा और बालिका के गालों और माथे पर उल्टा हाथ रखकर बुखार का अंदाजा लगाया। थोड़ा बुखार है, इस वक्त सो रही है, इसे छेड़ मत। अगर बुखार है भी तो हाय तौबा मचाने से उतर थोड़ी जाएगा, वक्त तो देख। रोशन की बीवी ने भीगी आंखों से बच्ची को निहारते हुए कहा, मोई ने ऐसा बुखार पकड़ा है छोड़ती ही नहीं। हाय, कोई दवा भी तो नहीं रखी कि दे दे। माई, जीव है तेरा, रोशन ने एकदम शांत स्वर में पत्नी को सांत्वना देने की चेष्टा की। कुछ नहीं होगा, गाड़ी चलने की देर है, हिंदुस्तान पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। अभी चल पड़ी तो लाहौर पार करके अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। कुत्ते वाली महिला ने जुड़वा बच्चे अब चुपचाप माँ की गोद में बैठे थे। मैं ये देख देख कर चकित और उल्लसित हो रहा था कि दोनों अपने अपने अंगूठे चूस रहे थे। क्या जुड़वा बच्चों की आदतें एक जैसी होती हैं? रोशन की पत्नी बीच बीच में स्वस्थ बालकों की तरफ ईर्ष्या भरी नज़र से देख लेती थी और फिर अपनी रुग्ण बेटी की तरफ देखकर आह भर उठती थी। शायद अपनी स्थिति और उस महिला की स्थिति की तुलना करने हुए उद्विग्न हो रही थी। सांझ को कहीं 4 बजे गाड़ी चली। सबने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार ईश्वर को याद किया कि गाड़ी चल पड़ी है। सबके लिए संतोष की बात यह थी कि गाड़ी बिना किसी वारदात के लाहौर स्टेशन से रुखसत हो रही थी। जब तक गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, यही डर लग रहा था कि कहीं इस गाड़ी का भी वही हश्र न हो जो 15 अगस्त वाली गाड़ी का हुआ था। ज्यों ज्यों गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी, हमारे मन बल्लियों उछल रहे थे। अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो देखते ही देखते अटारी पहुंच जाएंगे। मगर ये क्या, गाड़ी फिर धीमी पड़ने लगी। धीमी चाल से चलते हुए वो काफ़ी दूर तक चली गई, लेकिन फिर धीरे धीरे रुकने लगी। फिर जब थोड़ा आगे जाकर रुक गई तो हम लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लाहौर से तो सही सलामत निकल आए, अब बाहर क्यों रुक रही है? सब कान खड़े करके सुन रहे थे। किसी ने बड़ी सावधानी से थोड़ी सी खिड़की उठाई और नीचे से झांक कर देखा। डरा डरा सा बोला, उजाड़ बियाबान सी जगह है। रोशन ने भी धीरे से खिड़की उठाकर देखा, फिर बंद करके कहा, दूर दूर तक कोई बंदा न बंदे की जात दिखाई पड़ती है। खेत ही खेत हैं, पटरी के साथ बरसाती पानी से भरे गड्ढे हैं।
भरपूर बारिश होने से मक्की ज्वार की फसल उठ आई है। जगह निरापद होने की बात सुनकर लोगों ने हौले हौले खिड़कियां उठाकर देखना शुरू किया। छंट गए बादलों से सूर्य की अंतिम किरणें झांक रही थीं। बीच बीच में कोई बच्चा री-रू करने लगता था, तो माँ उसे डर दिखाकर चुप बैठने को कहती। चुप, रोते नहीं, मुसलमान आ जाएंगे। जरा देख तो सही। रोशन की पत्नी एकाएक चिंतापुर होकर बालिका पर झुकी थी। लड़की है भी या नहीं? बालिका के होंठ खुले थे और छाती इस तरह उठ गिर रही थी जैसे ताप से तप रही हो। एक बूढ़ी स्त्री उठकर आई, बालिका के पेट और गाल छूकर उन्हें ढांढस बंधाया। घबरा नहीं, बुखार थोड़ा तेज हो गया है, होठ खुश्क हो रहे हैं, पानी हो तो 2 बूंद मुंह में टपका। मगर किसी के पास पानी नहीं था। फिर भी रोशन की पत्नी ने सारे डिब्बे से प्रार्थना करते हुए कहा, किसी के पास घूंट पानी हो तो दे दो। अपील करना व्यर्थ था। वहां कैंप से जितना पानी लोग लाए थे वो चख चुका था और रास्ते में कहीं भी पानी नहीं लेने दिया गया था। वहां तक कि इंजन वालों ने भी पानी देने से इनकार कर दिया था। यदि किसी के पास होता भी तो कोई किसी को क्यों देता? बच्ची के मुंह में अपना दूध डाल। रोशन की पत्नी घबरा गई। एकदम उठाकर उसे छाती से लगा लिया और कमीज के नीचे से छाती निकालकर उसके मुंह में निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन दूध नहीं आया। छाती इसके मुंह में दे, बूढ़ी ने सलाह दी। लेकिन बालिका तो मुंह मारने की स्थिति में नहीं थी, लगता था अचेत पड़ी थी। रोशन की पत्नी रोने लग गई। अब रोशन ने खड़े होकर एकाएक संभ्रांत महिला से प्रार्थना की, बहन जी, पानी हो तो 2 घूंट बच्ची के लिए दो। हम सब सोच रहे थे कि महिला अब रोशन पर बरस पड़ेगी और आक्रोश प्रकट करेगी कि थोड़ी देर पहले तो गाली गलौज पर उतर आया था, अब गर्ज पड़ी तो बहन बना रहा है। लेकिन सबकी सोच के विपरीत वो अति विनम्र स्वर में बोली, मेरे पास होता तो मैं बिन मांगे दे देती। देखो, थर्मस खाली पड़ा है। और ढक्कन खोलकर उसने थर्मस उलट कर दिखाया। अब रोशन के हाथ पैर फूलने लगे। पत्नी बच्ची को छाती से लगाए रो रही थी। बच्ची 1 घूंट पानी के लिए मर जाएगी। निरुपाय रोशन आपे से बाहर हो गया और पत्नी को फटकारने लगा, तेरे रोने धोने से क्या पानी मिल जाएगा? ठीक है, एकाएक बोला, मैं बंदोबस्त करता हूं। बाल्टी कहाँ है? सारा डिब्बा चकित होकर देख रहा था। रोशन ने ऊपर रखी बाल्टी उतारी और उसमें भरी सारी चीजें सीट पर उड़ेली और दरवाजे की तरफ दौड़ा। कहाँ जा रहे हो? पत्नी चीखी। लेकिन तब तक रोशन लाल दरवाजा खोलकर डिब्बे से नीचे उतर गया था। आनन फानन में पटरी के नीचे गड्ढे में से उसने बाल्टी भरी और जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़ा। बाहर एकदम शोर मच गया था। शायद मिलिट्री वाले चिल्ला रहे थे कि कौन नीचे उतरा, अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं। लेकिन रोशन जिस काम के लिए गया था वो कर आया था। आते ही उसने बाल्टी नीचे रखी और पानी में हाथ डालकर रुग्ण कन्या के मुंह में बूंद बूंद टपकाई। पहले तो उसने 1 बूंद ग्रहण नहीं की, लेकिन धीरे धीरे होठ हिले उसके। बरसाती पानी की एक एक बूंद उसके लिए जीवनदायी अमृत सिद्ध हुई। पानी गले तक गया तो पहले तो गोता सा लगा उसे, फिर खांसी और एकदम रोई। माँ ने उसे रोते रोते उसे गले से लगाया और पीठ से हिलाई। बस, बूढ़ी स्त्री संतुष्ट होकर बोल उठी, प्यासी थी, देखना धीरे धीरे बुखार उतर जाएगा। सारा डिब्बा रोशन की हिम्मत और जमामर्दी की दाद दे रहा था। यह भी हो सकता था कि कहीं से गोली आती और वहीं ढेर हो जाता। गाड़ी किसी आसन्न खतरे को देखकर ही खड़ी थी और रोशन ऐसे में जान जोखिम में डालकर नीचे उतर गया था। देखो, कोई अनुभवी कह रहा था, माँ बाप बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं। यही बच्चे जब खाने कमाने लायक होते हैं तो माँ बाप को ठुड्डे मारते हैं। कर्मों का फल है। जो माँ बाप को ठुड्डे मारता है वो अपनी औलाद से क्या उम्मीद कर सकता है? श्रवण कुमार की तरह बैंगी में बैठा कर तीरथ करवाने ले जाएगा? सब खिलखिला कर हंस पड़े। कोई बोला, पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सारा डिब्बा दाद दे रहा था। पता नहीं इस तरह की लोकोक्तियां सैकड़ों बरसों से दोहराई जा रही हैं, लेकिन आज भी लोग इस तरह सिर हिलाते हैं जैसे पहली बार नई बात सुन रहे हैं।
कभी अकस्मात ये हुआ, किसी को पता ही नहीं चला कि किस वक्त पिस्ता दबे पांव आया और नीचे रखी बाल्टी में मुंह डालकर चपड़ चपड़ जीभ लपलपाने लगा। दुरे! रोशन ने देखा तो एकदम आग बबूला हो उठा और इस जोर से उसने कुत्ते को ढुट्टा मारा कि वो चाव चाव करता दूर जा गिरा और फिर चीखता हुआ अपनी मालकिन की सीट के नीचे घुस गया। ए! सम्राट महिला इस तरह चीखी जैसे रोशन ने पिस्ता को नहीं, उसके बच्चे को लात मार कर खदेड़ा हो। बास्टर्ड! ये क्या बदतमीजी है! अब तो रोशन ने छत को छू लिया, गुस्से से कांपते हुए चिल्ला रहा था, तू एकदम वाहियात औरत है। और शायद कोई गंदी गाली देते देते वो रुक गया था। फिर एकाएक चिल्लाया, तू मुझे तमीज सिखाएगी? तेरे को तमीज नहीं, कुत्ते को इस तरह खुला छोड़ रखा है। दोनों जने इस तरह चीख रहे थे कि यदि लोग बीच बचाव न करते तो अवश्य ही हाथापाई पर उतर आते। महिला चीख चीख कर कह रही थी, इसने कुत्ते को क्यों मारा? रोशन भी चीखा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुत्ता सारा पानी जुठार गया, अब पूछती हो क्यों मारा? जान हथेली पर रखकर लाया था। पिस्ता को बड़ी जोर की ठोकर लगी थी, सीट के नीचे दुबक बैठा है और कांपते हुए सूख रहा था। जानवर है, महिला भड़क कर बोली, तुम तो आदमी हो, जानवर है तो बांध कर रख। अब कुछ लोगों ने रोशन का पक्ष लिया, महिला से कह रहे थे, बहन जी अब आप शांत हो जाइए, इसने कोई गलत बात तो नहीं कही, इतनी मशक्कत से पानी लाया और कुत्ता मुंह मार गया, गुस्सा नहीं आएगा? जानवर में इतनी समझ होती। वो बोली, तो ये करता ही क्यों? तो बहन जी बांध कर रखिए। इस कलह के बीच पिस्ता सीट के नीचे से एक बार भी नहीं निकला था और इस तरह मुंह उठाए देख रहा था जैसे समझ रहा हो कि उसकी कारस्तानी के कारण ही ये सारा बखेरा उठा। जब रोशन बोलता तो वो कान खड़े करके उसकी तरफ देखने लगता, जैसे उसकी बात को गौर से सुन रहा हो। जब उसकी मालकिन बोलती तो सीट के नीचे से मुंह टेढ़ा करके ऊपर से देखने की चेष्टा करता। महिला ने नीचे झुककर पिस्ता को उठाया तो वो कांपते हुए चींची करने लगा, जैसे डर रहा हो कि अब उसे मालकिन की भी ताड़ना सहनी होगी। मालकिन उसे गोद में बिठाकर उसकी चोट वाली जगह को सहला रही थी। देखो तो किस जोर से मारा है, अभी तक कांप रहा है। महिला कुपित आंखों से कभी रोशन की तरफ देखती, कभी पिस्ता की चोट को सहलाती। बॉस बॉस, और कहते कहते उसने पिस्ता का मुंह चूम लिया। रोशन कूनों पर हाथ रखे आग्नेय आंखों से कभी सम्राट महिला की तरफ देखता, कभी बाल्टी के छूटे पानी को। उसकी पत्नी कह रही थी, अब शांति करो, मद्दी को संभालो, देखो रो रहा है, जो हो गया सो हो गया। रोशन पीछे बैठते बैठते ये कहने से नहीं चूका, ठीक है जानवर है, लेकिन मालिक तो समझदार होने चाहिए। कुत्ते को बाहर छोड़ देती, हग मुंह आता और पानी भी पिया था, यहाँ सारा डिब्बा खराब कर रखा है। महिला व्यंग करने से नहीं चूकी, अरे बड़ी कीम खवाब बिछी है डिब्बे में। बहन जी, रोशन की पत्नी बोली, अब आप भी चुप हो जाओ, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, अब कुत्ते का झूठा पानी कौन पिएगा? महिला ने एक क्षण की देरी किए बिना कहा, जिसे मौत नजर आएगी। हम सब हक्के बक्के से उसका मुंह देखने लग गए थे। वो कह रही थी, देखना अब किसी का बाल भी बांका नहीं होगा, हमने बेजवान की प्यास बुझाई है। ये शब्द उसके मुंह में ही थे कि गाड़ी ने धकच्चा खाया, जैसे उस महिला की भविष्यवाणी से प्रेरित होकर ही गाड़ी चल पड़ी थी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई एकाएक बोल उठा। रोशन की बच्ची काफ़ी संभल गई थी और आंखें खोले बिटर बिटर देख रही थी। माँ बैठी बैठी जैसे निहाल हो रही थी, उसके होंठ को उंगली से छेड़ते हुए लाड से कह रही थी, हाँ जोर की प्यास लगी थी, पानी पीना था इसलिए रोई थी। हाँ। बच्ची को हाथ पैर मारते देख रोशन भी धीमे धीमे मुस्कुरा पड़ा और उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए बोला, मुइया ने दिन में भी तारे दिखा दिए थे। कुत्ते वाली महिला के दोनों बालक जाग गए थे और रोने लगे थे। एक को महिला ने स्वयं उठाया, दूसरे को मैरी ने। मैरी, लगता है प्यासे हैं, वो बोली। फिर एकाएक रोशन की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, ये पानी तो आप अब पियोगे नहीं, हम एक गिलास ले लें? रोशनलाल तो उसका मुंह ही देखता रह गया। अप्रत्याशित रूप से कहा,
ले लो, अब ये हमारे किस काम का। मैरी चांदी का गिलास लेकर आई और बाल्टी में से भरकर ले गई। माँ ने बारी बारी से दोनों बच्चों का मुंह से वही पानी लगाया जो रोशन गड्ढे में से भर कर लाया था और जिसे उनका कुत्ता जुठार गया था। इसके साथ ही ये दूसरी अप्रत्याशित बात हुई। डिब्बे के लोग प्यासे थे, सारे विधि निषेध भूल गए। कई लोगों ने गिलास कटोरे निकाले और कुत्ते का झूठा पानी पीने को तत्पर हो गए। एक लड़की बड़ा सा कटोरा भरने लगी तो रोशन की पत्नी ने उसे रोक दिया। ठहरो, इतना पानी नहीं कि गिलास कटोरे भर कर पियो। पता नहीं कब हिंदुस्तान पहुंचते हैं। ऐसा करो, चुन्नी या रूमाल का कोना डुबो और गीले कपड़े से हलक तर करो। इस तरह सबका काम चल जाएगा। बस, कोई रूमाल का कोना भिगो रहा था, कोई चुनरी गीली कर रहा था। किसी ने भरम नहीं किया कि कपड़े मैले कुचेले हैं या पानी कुत्ते का जुठारा हुआ है। सब हलक तर कर रहे थे। गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। प्रतीत होता था कि वो उस धावक की तरह भाग रही थी जो विजय रेखा को देखकर पूरा दम लगाकर उसे छूने का उद्यम करता है। दोस्तों, ये थी कहानी बेजुबान। लेखक द्रोणवीर कोहली। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।